सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज आप लोग सीखने वाले हैं अपना बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग चालू इस सीरीज़ में जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, अभी हम लोग ढेर सारी चीज़ें नई नई सीखेंगे। तो अपने बिजनेस को ग्रो करना, इन सब चीज़ों के लिए आपके अंदर होनी चाहिए क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी से ही नए इन्वेंशंस और नए सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, डिस्कवरीज है ना, वो इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में आती हैं, है ना। तो बी क्यूरियस प्लीज़, है ना। और जैसा कि मैं कहता हूँ, बी डेडिकेटेड टू बी एजुकेटेड। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि होने वाला है कंपनीज ओरिएंटेशन और अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट प्लेस। क्या होता है ये? देखिए, इसके अंदर 5 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला, द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। हाँ, इसमें कंपनी का फोकस होता है कि वो मास प्रोडक्शन करे, बल्क में प्रोडक्शन करे और लोवेस्ट कॉस्ट में प्रोडक्शन करे, और साथ ही साथ हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी आनी चाहिए, है ना। यानी देखा जाए तो अगर आप कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में, है ना, कहीं पे भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें जो आपका ब्रांड होगा, आपकी जो कंपनी होगी, उसका काम ये होगा कि वो ढेर सारा प्रोडक्शन करे और लो कॉस्ट में, ठीक है। और साथ ही साथ जो है प्रोडक्शन की एफिशिएंसी आनी चाहिए, है ना। प्रोडक्ट्स अच्छे प्रोड्यूस हो, है ना, जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर सको। तो इसके लिए, है ना, हम लोग यूज़ करते हैं द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तभी लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, इसमें क्वालिटी, परफॉर्मेंस, इनोवेटिव फीचर्स, यूज़र फ्रेंडली, ये सारी चीज़ें आती हैं। देखा जाए तो चलो बात करते हैं। अब मान लो कोई फ़ोन ले लो, ठीक है। फ़ोन ले लो, या एक, यहाँ पे मान लो ये एक टैबलेट है। हम्म अब इस टैबलेट को, ये मान लो उस एप्पल का टैबलेट है ना। तो अब इस टैबलेट में अगर प्राइस ज़्यादा है, ठीक, लेकिन इसकी क्वालिटी आपने देखी है कभी? कभी आप लोग ने अगर मैकबुक वगैरह यूज़ किया होगा, हाँ, तो एप्पल के प्रोडक्ट्स अलग ही लेवल के होते हैं, कितने महंगे होते हैं, है ना। लेकिन इनकी क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। कभी भी आप देखोगे ये अपना प्राइस नहीं गिराएंगे, हाँ, लेकिन इनकी क्वालिटी देखी है आपने कितनी अच्छी होती है। उन कंपनी, देखिए, ऐसी कंपनीज कभी भी मास प्रोडक्शन या लोएस्ट कॉस्ट रखने के बारे में सोचती ही नहीं। हाँ, ये डिज़ाइंस के बारे में सोचती हैं, फीचर्स के बारे में सोचती हैं, क्वालिटी के बारे में सोचती हैं, और कस्टमर क्या पसंद करता है और क्या नहीं, मॉडर्न इनोवेशन, है ना। इन सारी चीज़ों को देखकर ये हमेशा अपना एक प्रोडक्ट बनाती हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेलिंग कॉन्सेप्ट, इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर कस्टमर्स को उनकी इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, या वो उसके लिए इतना ज़्यादा देख नहीं रहे होते मार्केट में, ठीक है। अब इसका एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो, है ना, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। हम्म या ये एक इंश्योरेंस का ब्रांड है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। अब, और यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल और ले सकते हैं कि रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है। दो हमने एग्ज़ाम्पल लिए। पहला, देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट का, जहाँ पे हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं, ठीक है। और दूसरा एग्ज़ाम्पल हम लेंगे अपना इंश्योरेंस का। अब सोचिए, इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको फ़ोन करते हैं, ठीक है, रोज़ रोज़, कि भैया हमारे यहाँ से इंश्योरेंस ले लो, ठीक है। या फिर रियल एस्टेट वाले, जो रियल एस्टेट में होते हैं, है ना, वो आपको ज़मीन के लिए, है ना, कॉल करते हैं कि भैया हमारे यहाँ से प्लॉट ले लो, या जो है क्या बोलते हैं, ढेर सारे फ्लैट्स वगैरह ले लो। लेकिन क्या कस्टमर को रोज़ नीड होती है इनकी? नहीं होती। डेली बेसिस पे क्या आप इनको ख़रीदते हो? नहीं ख़रीदते ना। तो कस्टमर को उतनी ज़्यादा इसकी नीड नहीं है, लेकिन इसका प्रोडक्शन, है ना, बहुत होता है। इसके मतलब इनके जो कस्टमर्स होते हैं उनको रोज़ रोज़ इसकी नीड नहीं होती, ठीक है, या हर रोज़ इसके लिए वो नहीं देख रहे होते।
ठीक। और इसके अंदर हाई रिस्क फैक्टर भी होता है, उतना ज़्यादा डिमांड नहीं होता जितना ज़्यादा इसको सेल किया जाता है। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया था लगभग शायद से आज से 100 साल पहले, है ना। और इसका मतलब होता है द जॉब इज़ टू फाइंड नॉट द राइट कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट बट टू फाइंड राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर्स, है ना। याद है मार्केटिंग की डेफिनेशन, ठीक है। उसी से इंस्पायर्ड समझ लीजिए इसको। हाँ, और सेम ही है लगभग, कि हमारा काम ये नहीं है कि हम राइट कस्टमर्स ढूंढें अपने प्रोडक्ट के लिए, बल्कि हमें चाहिए राइट प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स के लिए, है ना। देखा जाए तो हमारा काम ये नहीं होता कि हम कस्टमर्स ढूंढें, सही कस्टमर्स ढूंढें अपने प्रोडक्ट के लिए, बल्कि हमें सही प्रोडक्ट ढूंढना चाहिए अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो यही है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आपको प्रोडक्ट के लिए कस्टमर नहीं ढूंढना, जबकि कस्टमर के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना है। और मार्केटिंग की डेफिनेशन भी तो कुछ इसी तरह है। मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग सोशल एंड ह्यूमन नीड्स एंड फुलफिल देम विद सम प्रॉफिट। और अब पांचवा कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा प्रोसेस है ना। उसके बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हमने मार्केटिंग में करी तो उससे हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है ना। इसी को आप होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कह सकते हो, ठीक। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। अब होलिस्टिक मार्केटिंग आपको पता चल गया, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं ये भी पता चल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है। रिलेशनशिप मार्केटिंग aims to build mutually satisfying long-term relationship with key constituents in order to grow and retain businesses, ठीक है। देखा जाए, हाँ, तो इसके 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के। पहला है ना कस्टमर्स, दूसरा एम्प्लॉयज़, तीसरा मार्केटिंग पार्टनर्स जैसे कि कम्युनिकेशन, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, एजेंसी वगैरह, और चौथा फाइनेंशियल पार्टनर्स जैसे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब। आपको इन सब के साथ, है ना, अच्छा और क्या बोलते हैं, एक देखा जाए तो कंफर्टेबल आप लोग को एक अच्छा और सही रिलेशन बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव रिलेशन बनाना पड़ेगा अपने इन चारों फैक्टर्स के साथ, जैसे कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, मार्केटिंग पार्टनर्स और फाइनेंशियल पार्टनर्स। क्योंकि, है ना, अगर आपके एम्प्लॉयज़, हाँ, उनको आप एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट नहीं दोगे, ठीक है, या आप अपने जो क्या बोलते हैं कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाइड नहीं रखोगे अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज से, है ना, तो यहाँ पे आप लोगों के बीच का जो बॉन्ड है वो ख़राब हो सकता है। और वहीं पे आप अपने कस्टमर्स को जो है क्या बोलते हैं अच्छा प्रोडक्ट जो है या सर्विस प्रोवाइड कराओगे, अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम जो है उनकी पे आउट और जो है हर एक चीज़ प्रोवाइड कराओगे, उन्हें अच्छा वर्क इन्वायरमेंट दोगे, ठीक है। तो इससे आप लोगों का एक अच्छा रिलेशनशिप, एक बॉन्ड अच्छा बनता है अपने क्या बोलते हैं पार्टनर्स और बाकी सारे लोगों से, है ना। तो इसमें ये होगा कि आपका रिलेशनशिप जो उनसे अच्छा रहेगा, तो बाहर जाके, है ना, 4 लोगों को और बताएंगे कि हाँ हमारी कंपनी है, इसमें ये होता है। जैसे गूगल का देख लो, है ना, गूगल का कितना सही है। गूगल क्या करता है, गूगल में आप अगर वर्क कर रहे हो या अमेज़ोन में वर्क कर रहे हो तो उनका वर्क इन्वायरमेंट देखा है आपने, कितना अच्छा होता है, कितने लोग वहाँ पे जाके वर्क करना चाहते हैं, कितने लोगों का ड्रीम जॉब होता है, ठीक है। लोग तो परेशान रहते हैं कि गूगल में वर्क मिल जाए, काम मिल जाए हमें, है ना, वहाँ पे हमारी जो है क्या बोलते हैं जॉब लग जाए, ठीक है। तो कई लोगों का सपना होता है, क्यों, क्योंकि उनका वर्क इन्वायरमेंट ही इतना अच्छा है। और वो लोग प्रमोशन अलग से करते हैं दूसरा, है ना। तो ऐसे में आपको अपना एक रिलेशनशिप, अपना एक बॉन्ड सबसे अच्छे से बनाना होना चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग पार्टनर्स, ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप हेल्दी है तो वो
बहुत बड़ा फैक्टर है कंपनी की ग्रोथ के अंदर, है ना। इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ अगर मिल रही है, ठीक है, फाइनेंशियल पार्टनर से अगर आपका वो बॉन्ड अच्छा है ना, तो फंड सही जगह यूटिलाइज होते रहें, ठीक है, उनको उनकी फंड जो फंड कर रहे हैं, है ना, उसके लिए उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी मिल रही है, तो उनका कंपनी पर विश्वास बढ़ेगा, है ना। तो जब उनका कंपनी पर विश्वास बढ़ेगा तो कंपनी को ग्रोथ कराने में और फाइनेंस कराने में वो और हेल्प कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा सी आर एम सॉफ्टवेयर्स वगैरह आते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक आता है PRM, है ना, यानी पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें आपका कस्टमर से कैसा रिलेशन है ना, CRM में, और इसमें आपके पार्टनर से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हमने सीखी कि अगर हमारा रिलेशनशिप सबसे अच्छा रहेगा तो हमारी कंपनी की ग्रोथ डबल हो सकती है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की तरफ। इन दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग, all marketing activities and communications channels must complement each other and put a greater impact on their customers। अभी देखो, समझ लो कोई भी कार कंपनी है, सपोज करते हैं हम टाटा। हम्म अब अगर ये कंपनी सेम एड्स चला रही है ना, सेम चीज़ वो वहाँ पे भी दिखा रही है अपने टीवी एड्स में, वही चीज़ रेडियो पर भी, वही चीज़, सारी सारी चीज़ें, है ना, सब सारे एड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक ही जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से वो कर रहे हैं, है ना, प्रमोट कर रहे हैं, तो इसी को इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तनिष्क जानते हो आप सब, है ना, तनिष्क एक ज्वेलरी ब्रांड है। अब मान लो, है ना, उसने कोई कैंपेन रन किया। हम्म उनके ज़्यादातर एड्स सिमिलर ही होते हैं। सिमिलर का मतलब अगर किसी एक प्रोडक्ट के लिए वो एड्स बना रहे हैं, तो अगर वो जो है होल्डिंग्स लगवाएंगे, मार्केटिंग में बिलबोर्ड्स वगैरह लगवाएंगे, तो उसमें भी सेम मॉडल, है ना, जो उन्होंने चूज़ किया है ना, फीमेल एक्ट्रेस, मान लो कोई भी एक्ट्रेस उन्होंने चूज़ की है, प्रियंका चोपड़ा, है ना, या कोई भी फीमेल एक्ट्रेस अगर उन्होंने फीमेल मॉडल चूज़ की है ना, अपने एडवर्टाइजिंग के लिए, तो अपने बिलबोर्ड्स पर भी वो उसी तरीके के ऑफर्स और सारी चीज़ें रखेंगे, ठीक है। और सेम अपना टीवी एड्स के लिए भी रखेंगे, ठीक है, सेम, है ना, अपने रेडियो एड्स के लिए भी रखेंगे, है ना, न्यूज़पेपर्स में भी उसी तरीके का सिमिलर। तो देखा जाए तो जब हर, है ना, वो जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो जो डिज़ाइन है, जो थीम है, वो ब्रांड सारे कम्युनिकेशंस पर सेम एडवर्टाइजमेंट करता है, सेम मैसेज रन करता है, सेम डिस्काउंट्स ऑफर्स, है ना, USPs दिखाता है, ठीक है, सेम उसी डिज़ाइन के साथ। हम्म तो जब ऐसा होता है तो आपके ब्रेन में आप उस चीज़ को बार बार देख रहे हो, है ना, आप बाहर निकल रहे हो तब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तब भी रेडियो पे सुन रहे हो, तब भी टीवी देख रहे हो, तब भी, है ना, एड रन, सॉरी, फेसबुक वगैरह अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तब भी, तो हर जगह आपको वही दिख रहा है, तो आपके दिमाग में उसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। मगर उसके अंदर जो उसका एडवर्टाइजमेंट या ब्रांडिंग जो होगा वो सेम ही होता है ना। तो वो कम्युनिकेशन चैनल एक दूसरे को जो है क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, इसी को इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं। देखा जाए तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग जब करते हैं, या जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसमें भी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप कोई भी, आप एक वेबसाइट बनाते हो, है ना, आपने मान लीजिए कोई भी एक वेबसाइट बनाई, तो उसमें जब आप एसईओ करो, हाँ, आपकी एसईओ पर जो है क्या बोलते हैं, वही सेम ऐड आए, ठीक है, वही सेम चीज़ के बारे में आपकी वेबसाइट शो हो, वही सेम आपका एड्स चल रहे हों, ठीक है, वही सेम आपका कंटेंट भी हो, तो ऐसे में भी जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का अच्छा खासा यूज़ होता है, ठीक है। अब जैसे ये सेम तो हुआ, है ना, ये सारे एड्स और ये सारा कंटेंट तो सेम हुआ, लेकिन ये सारे जो चीज़ें हैं, है ना, ये एक ही चीज़ के बारे में नॉलेज देती हैं,
ठीक है, यानी एक दूसरे को इंटीग्रेट करती हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग्स का सिंपल टर्म्स में मतलब है कम्युनिकेशन चैनल कोई भी हो, लेकिन जिस पर्टिकुलर टाइम या जो ब्रांड जो मैसेज देना चाहते हैं कस्टमर्स को आप, वो सेम होना चाहिए। ठीक, यही होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। अब इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है ना। अब देखते हैं इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है। इंटरनल मार्केटिंग इज़ एन एलिमेंट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग. It is the task of hiring, training, and motivating able employees who want to serve customers well. All marketing efforts are useless if employees are not trained or ready to provide service or sell product to customers. तो देखा जाए तो इंटरनल मार्केटिंग ऐसी चीज़ होती है ना, जिसमें आप क्या करते हो। अब सपोज़ करो आप किसी रेस्टोरेंट या किसी बहुत बड़े होटल के मालिक हो, है ना, तो आप जो भी स्टाफ अपने अंडर रखोगे, है ना, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके रहेंगे, अगर वो आपके अच्छे जो कस्टमर्स होंगे उनसे बिहेव सही ना कर पाएँ या उन्हें सर्विसेज सही से प्रोवाइड ना कर पाएँ, है ना, एक वेल मैनर्ड वे में, है ना, तो फिर आपके यहाँ पे क्या कोई आएगा? नहीं आएगा, है ना। अगर वो उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अगर कोई वेटर है वो अपना काम अच्छे से ना करे, ठीक है, तो कस्टमर को सर्व अच्छे से ना करे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, है ना। आपके चाहे जितना आप फिर बड़ा होटल बना लो, चाहे जितना लग्जरियस, लेकिन अगर आपकी यहाँ के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो ट्रेंड नहीं हैं, ठीक है, सर्व करने के लिए अपने कस्टमर्स को, तो फिर आपका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। बट इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ अगर ट्रेंड ही नहीं होंगे, है ना, तो क्वालिटी सर्विस या जो है प्रोडक्ट पिच करने में उन्हें दिक्कत आएगी, है ना, तो फिर सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बेकार हैं, एग्जीक्यूशन हो ही नहीं सकता फिर। अब सपोज़ करिए अगर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ, वहाँ पे फूड क्वालिटी अच्छी ना मिले, इन्वायरमेंट अच्छा ना मिले, तो आप वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहोगे, राइट। तो जब आप कस्टमर को सर्विस या प्रोडक्ट देने के वक्त आए, तो वो स्टाफ बेस्ट परफॉर्मेंस दे, वो वेल ट्रेंड हो, और वो अपने कंपनी को, कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस दे और उनको सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। अगर आपकी टीम एफिशिएंट नहीं है, वो हैंडल नहीं कर सकते, तो जितनी भी डिजिटल मार्केट जितनी भी आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इंटरनल मार्केटिंग होलिस्टिक मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ना। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग. Performance marketing is important to understand the financial and non-financial return to business and society from marketing activities and programs. Top marketers go beyond sales revenue to examine the marketing scoreboard and measures other legal, ethical, social, and environmental effects of marketing activities. देखो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है ना। परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है काफ़ी देखिए, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल जो रिटर्न्स आपके होते हैं, है ना, उन चीज़ों से मार्केटिंग में क्या आया क्या नहीं आया, सपोज़ करते हैं एग्जांपल टाइप में थोड़ा समझते हैं पहले इसको। देखिए, अगर आपने कोई जो है ऐड रन किया, ठीक है, अब समझ लीजिए कि आपने कोई भी कैंपेन रन किया, ठीक है, उसमें हमारे 10,000 रुपये की सेल आई, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल रिटर्न हो सकती है, ठीक है। लेकिन उस पर जो इम्प्रेशन से 1 लाख आए, 5,000 क्लिक आए, कस्टमर एंगेज हुए, है ना, तो ये नॉन फाइनेंशियल रिटर्न्स है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी होती है तो उसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिटर्न्स ज़रूर होते हैं, ये याद रखिएगा। वो हमेशा मेज़र करते हैं सिर्फ मार्केटिंग स्कोर बोर्ड, है ना कि ये उन्होंने क्या अचीव किया, उसके साथ जो जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ उन्होंने करे, है ना, उनका सोसाइटी के लोगों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, या फिर ऐसे कोई एक्टिविटी जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का नुकसान हो। तो ये सारे परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। इसके अंदर जो मार्केटिंग एक्टिविटी होती है ना, उसी को परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं। अब व्हाट इज़ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? देखिए, द ओवरऑल
evaluation of a company's strengths, weakness, opportunities and threats is called SWOT analysis. यानी SWOT एनालिसिस एक समझ लीजिए आपकी कंपनी में जितनी सारे 4 फैक्टर्स जो हैं, कौन कौन से? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, है ना? इन चारों के बारे में जब आप इनके बारे में एनालिटिक्स अपनी एनालिसिस करते हो, है ना, कि आपके क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है ना, आपके वीकनेस क्या क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है, उसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। इन चारों फैक्टर्स को हम समझते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। जैसे अब मान लो मैं कोई एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स या कोई भी एक जो है कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो स्वॉट एनालिसिस के जो है 2 इन्वायरमेंट में से काम होता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी, हाँ, और थ्रेट आता है, ठीक, और इंटरनल में स्ट्रेंथ और वीकनेस आती है, ठीक। अब देखा जाए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, है ना, कि अपॉर्चुनिटी देखूँगा कि कितनी बड़ी मार्केट है, कहाँ मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी मैं फाइंड करूँगा कि कहाँ मैं सबसे ज़्यादा अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, ठीक है। थ्रेट, कि अब कोई बड़ी कंपनी है ना, वो हमारे लिए थ्रेट हो सकती है, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, या इससे मिलते जुलते जो प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगते हैं कि अगर मैं ये कोर्स लेकर आऊँगा तो मुझे फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को भी देखना होगा और थ्रेट को भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये हमें एक एनालिसिस पूरा रिसर्च करके इसका डाटा गैदर करना चाहिए। और यहीं पे आए हम स्ट्रेंथ और वीकनेस पे, है ना। तो देखा जाए तो अब मान लीजिए हमारे कोई अब मैं एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग अगर ट्रेनर हूँ, है ना, तो ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। हमारा कंटेंट अच्छा है तो ये भी मेरी एक स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। मुझे मेरे वीकनेस भी पता है और मुझे मेरे वीकनेस के ऊपर भी एनालिसिस करना होगा, है ना, तब ये वीकनेस वाला फैक्टर हो गया। तो अगर जो है एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में आपको पता है और आप उससे स्वॉट एनालिसिस करोगे तो आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अच्छी हो सकती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब द बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। अब हम एक चार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है। चलिए, ये रही आपकी पूरी स्ट्रैटेजिक चार्ट, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस मिशन से, यानी आपके बिजनेस का गोल क्या है। हाँ, हर कंपनी का जो होता है अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब समझ लीजिए मेरी कंपनी का गोल है कि मुझे 100 कोर्स जो है अपने सेल करने हैं, ठीक है। तो ये मेरा मिशन हो गया, है ना। अब इसके बाद आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। ये अभी हमने पढ़ा स्वॉट एनालिसिस में, है ना। तो इसमें हमें क्या क्या देखना होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ठीक है। हमारी क्वालिटीज़ क्या हैं, एक्सपीरियंस कितना है, टीचिंग मेथड, ये मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेस अपोनेंट्स वगैरह, है ना, हो सकता है। और आपका जो वीक पार्ट हो सकता है क्या बोलते हैं इसे, कोई पार्ट वीक है आपका, एसईओ वीक है या ऐसा कुछ भी, है ना, तो वीकनेस हो गई। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी क्या हो सकती हैं, है ना, तो ये सब, ठीक है। गोल फॉर्मुलेशन। गोल फॉर्मुलेशन क्या है, गोल्स डेवलप कर, देखिए हम ढेर सारे गोल्स बनाएंगे, हाँ, कि हाँ हम इतने दिन में ये ख़त्म कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो ऐसे ही ढेर सारे गोल्स हम बनाते हैं एंड देन उन्हें हम सेटअप करेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। तो अब मान लीजिए हमने डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स बनाया है तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी तो बनाएंगे ही ना, कि हम कैसे उन्हें प्रमोशन करेंगे, क्या करेंगे, है ना, उनकी मार्केटिंग कहाँ कहाँ होनी है, सेल्स कैसे होनी है, तो सबका एक स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है। फिर प्रोग्राम फॉर्मुलेशन, ठीक है, कैसे कौन सी डेट पे, या मतलब सारी चीज़ों का एक
अच्छा खासा कि हाँ कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। प्लान, उनकी जो प्लानिंग होगी आपकी, है ना, कि कौन सा कोर्स कब जाएगा, ठीक है, उसमें क्लासेस कौन सी चलेंगी, तो इसी को कहते हैं प्रोग्राम फॉर्मुलेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन होता है कि अब जो आपने प्लान बनाया है ना, उसको एग्जीक्यूट करना, एक्शन में आना, ठीक है। इसके बाद जो है हम लास्ट में आते हैं फीडबैक एंड कंट्रोल पे, जिसमें हम कस्टमर को पूछते हैं या वो हमें फीडबैक देते हैं कि उन्हें कोर्स कैसा लगा, उन्हें समझ में आया नहीं आया, उन्हें क्या प्रॉब्लम आई, तो इसी को कहते हैं द बिजनेस यूनिक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। ये पूरा चार्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन मार्केट। मतलब आप मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, है ना, जिनसे आप अपनी ग्रोथ मार्केट में बढ़ा सकते हो। इसमें से पहला, इसके देखिए 3 टाइप्स होते हैं। पहला इंटेंसिव ग्रोथ, दूसरा होता है इंटीग्रेटिव ग्रोथ, और तीसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। एक एक करके समझते हैं, ठीक है। इंटेंसिव ग्रोथ, कंपनी शुड फर्स्ट रिव्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, ठीक है। देखिए आपका जो बिज़नेस चल रहा है ना, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले उसमें देखिए इसकी 3 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इंटेंसिव ग्रोथ, देखिए मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी में, है ना, अगर मुझे पता है कि 10,000 दिल्ली के अंदर लोग हैं जो मेरा कोर्स ख़रीद सकते हैं, उसमें से मैंने सिर्फ 500 लोगों को ही अपना कोर्स सेल किया है, तो बाकी के लोगों को भी अपना प्रोडक्ट सेल करूं, है ना, तब ये होगा मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। दूसरा मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब मान लो आप एक शहर में हो, सपोज़ करो अगर मैं दिल्ली में हूँ, हाँ, और मुझे अपना जो कोर्स है अगर मैं उसको मुंबई, राजस्थान, हरियाणा, है ना, इन सब जगह भी अगर मैं अपना कोर्स सेल करूँ, हाँ, तो ये हो गया मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा और जो है इसमें आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। मान लो पूरे इसमें पूरे सिटी में, है ना, मेरे पास 1 लाख क्लाइंट्स हैं। कंपनी अपने करंट बिजनेस के संग उसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं, है ना, कि उसको कैसे बढ़ा सकें, ठीक है। अब मैं अपना प्रोडक्ट अच्छा करूं, ठीक है, अपने जो प्रोडक्ट है उसको हर जगह जो है प्रोवाइड कराऊं, ठीक, इसी को प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कहेंगे। तो इंटेंसिव ग्रोथ से हमने क्या समझा? कंपनी अपने करंट बिजनेस के संग उसमें अपॉर्चुनिटी देखती है कि कैसे उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। अब इंटीग्रेटिव ग्रोथ क्या होती है ना, जब आप जो है सपोज़ करिए अगर आपने अपनी ही सिमिलर इंडस्ट्री या सिमिलर प्रोडक्ट में इंटीग्रेट अगर आप करोगे, है ना, तो उसे इंटीग्रेटिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। देखिए अगर कोई कंपनी है ना, जो कि ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह करती है, और उसने अपने ही सेम किसी कंपनी को, है ना, ख़रीद लिया, ठीक है, उन्हें टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब दोनों में ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्ट उसमें भी ख़राब है या उसमें भी ख़राब है ना, दोनों में ही प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन, है ना, जब दोनों लोग, तो उससे जो है ना, जो पहली कंपनी थी जब उसने दूसरे वाले को ख़रीद लिया, तो प्रोडक्ट्स तो दोनों की सेम है, लेकिन उन्होंने इंटीग्रेट किया, मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। हाँ, इम्प्रूव नहीं, इम्प्रूव थोड़ा अजीब शब्द हो जाएगा, देखा जाए तो प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए और फ्यूचर मार्केट को देखते हुए उन्होंने उसको जो है टेक ओवर कर लिया, ठीक है, इंटीग्रेट कर लिया। तो सिमिलर टाइप का बिजनेस था उन्होंने जो है उस दोनों का, है ना, तो कंपनी ए ने कंपनी बी को ख़रीद लिया। अब सपोज़ करिए कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, ठीक है, ये भी डिलीवरी करती है ना, क्लोथिंग ब्रांड्स की, और ये भी। अब फ्यूचर मार्केट को देखते हुए इसने इसको ख़रीद लिया, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी और भी ढेर सारी चीज़ें ज़्यादा थी, तो इसने उसको ख़रीद लिया। हाँ, तो
जब ए ने बी को इंटीग्रेट कर लिया, उन्हें ख़रीद लिया, है ना, तो इससे इनके मार्केट का प्रॉफिट आगे जाके बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को इंटीग्रेटिव ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ठीक है, देखा जाए तो बिजनेस के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, दूसरों के संग मर्ज करते हैं, है ना, उसे ग्रो करते हैं। अब लास्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ मेक्स सेंस when good opportunity exists outside the present business। देखिए, अब एक चीज़ जान लो, सपोज़ करो आपका कोई बिज़नेस है, अब वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने, अगर आप अपने आप बिज़नेस को और बढ़ाना चाहते हो, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, तो आप अलग अलग इंडस्ट्रीज़ या सेक्टर में, है ना, अपने आप को ला सकते हो। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं टाटा, है ना। टाटा देखिए, उनके यहाँ पे स्टील भी वो होता है ना, वो कार इंडस्ट्री में भी हैं। उसके अलावा ढेर सारे ब्रांड्स हैं क्लोथिंग वगैरह के, है ना, फैशन के, ठीक है, रिस्ट वॉचेस वगैरह के, जो कि टाटा के अंदर आते हैं, है ना। तो उन्होंने मल्टीपल ब्रांड्स में, है ना, अपना जो है ग्रोथ कर रखा है। ठीक है, तो इसी को, है ना, हम कह सकते हैं कि उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है अपने आप को। ठीक है, तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी डाइवर्सिफिकेशन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट, ठीक है, आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग होती हैं। जब भी हमें मार्केटिंग करना होता है तो ये 4 जो P's हैं, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है ना। अब देखा जाए तो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आता है, उसकी वैरायटी क्या है ना, क्वांटिटी कितनी है, डिज़ाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, साइजेस, सर्विसेज, वारंटीज़, रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट के अंदर ध्यान रखना होता है और इसी को किया जाता है। अब आएंगे प्राइस पे। प्राइस में क्या क्या आता है ना, प्राइस को लिस्ट करना, डिस्काउंट्स, है ना, उसके अलाउंसेस, जो अलाउंसेस होते हैं वो आपको देखने हैं किस तरह से देने हैं, है ना, कैसे हम डिसाइड करेंगे। हाँ, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है, प्रोडक्ट डिमांड करता है, तो पेमेंट पीरियड भी डिसाइड करना होता है। ठीक है, अब मान लो हम कोई भी क्या बोलते हैं, पेमेंट पीरियड या क्रेडिट टर्म्स भी इसमें आता है ना। अब समझ लो कि क्रेडिट टर्म्स क्या होता है। मान लो मैं कहीं पे गया और मैंने वहाँ पे कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, ठीक है, किसी किसी चीज़ पर, तो वहाँ पर हमें क्रेडिट्स भी मिलते हैं, है ना, तो उसी को कहते हैं क्रेडिट टर्म्स। ठीक है, अब इसमें आगे देखा जाए, है ना, तो अब देखा जाए तो प्रमोशन भी इसमें आता है ना। प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स फोर्स, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, है ना, ऐसे कई चैनल्स होते हैं, है ना, जहाँ पे आप मार्केटिंग करते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है ना, असॉर्टमेंट्स भी आप जान, अगर असॉर्टमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, असॉर्टमेंट्स क्या क्या होते हैं, आपकी कवरेज कहाँ तक होगी, प्लेस क्या क्या है, हाँ, लोकेशंस कौन कौन सी है, इन्वेंट्री कौन कौन सी है ना। तो यही 4 चीज़ें होती हैं जिसमें आप, है ना, मार्केटिंग मिक्स करते हो, इसी को मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, है ना। देख, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ठीक है, ये हमने समझ लिया, है ना। तो इसमें और भी चीज़ें आती हैं प्राइस में, है ना, लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट्स, अलाउंसेस जो आप देते हो, हाँ, क्या क्या आप अलाउ करते हो, क्या क्या चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो आप। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट्स आते हैं, पेमेंट पीरियड आता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रमोशन, इसमें आप सेल्स प्रमोशन करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, है ना, और इसके अलावा देखा जाए पीआर, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, है ना, ऐसे कई चैनल्स होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पी होता है ना, वो प्लेस का होता है। ठीक है,
जो देखा जाए, है ना, तो आपको जो है प्लेस भी सही चूज़ करनी होगी, कहाँ कहाँ आप उसको जो है कवर करोगे अपने एरिया को, ठीक है, कौन कौन सी लोकेशंस होंगी, ठीक है। इसके अलावा प्रमोशन कैसे करोगे आप उसका, है ना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इन सब का जो बैलेंस होता है ना, इन सब का जो मिक्सचर होता है, वही एक अच्छा जो है आपको स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प कर सकता है। तो यही होती है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। अब हम बनाने वाले हैं एक मार्केटिंग प्लान शीट। यहाँ पर मैं आपको एक मार्केटिंग प्लान शीट कैसे बना सकते हैं, है ना, क्या क्या पॉइंट्स यूज़ होगा, ठीक है, सारे फिगर्स आपके सामने होंगे। अगर आप मार्केटर हो तो आप जो है अपने क्लाइंट के लिए या अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा जो है प्लान बना सकते हैं, है ना। चलिए, वैसे एक बात यह है, अगर आप अपनी कोई कंपनी बनाने वाले हो, हाँ, या अगर आप अपने कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज कुछ भी शुरू करने वाले हो, तो एक अच्छी खासी मार्केटिंग शीट बनाना ज़रूरी है, ठीक है। इस शीट से आपको अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं वो कैलकुलेट करने को जो है मिलेंगे, और प्लस आपकी कंपनी लॉस में जाएगी इसके चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। आपको एक मार्केटिंग शीट बनानी ज़रूर आनी ही चाहिए अगर आप एक अच्छे मार्केटर हो। और सबसे बड़ी बात, अगर 100 लोग होंगे तो 100 में से सिर्फ 95 जो होंगे ना, वो तो कुछ भी नहीं करेंगे, है ना, वो ऐसी कोई मार्केटिंग शीट नहीं बनाएंगे, तभी वो ग्रो नहीं कर पाते जल्दी। लेकिन जो 5 करते हैं, है ना, वो आगे जाके जो है सक्सेस की ओर ज़रूर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए इसके हिसाब से एग्जीक्यूशन कैसे करना है और कैसे एक मार्केटिंग शीट बनाई जाती है, आइए देखते हैं। तो एक मार्केटिंग शीट कैसे बनाई जाती है, एक मार्केटिंग प्लान आप देख सकते हो सामने, पहले दिया है अनटाइटल्ड, है ना, टाइटल वगैरह, यानी आपको जो है अपनी कंपनी का जो नाम वगैरह है वो इसमें डालना है, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल इन्फो में आप क्या क्या डालोगे, अपना नाम, ईमेल एड्रेस, ठीक। उसके अलावा जो है समरी अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स सर्विसेज, यानी आपकी कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, कंपनी क्या नाम है ना, आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बारे में यहाँ आप डालोगे, ठीक है। सिचुएशन एनालिसिस, ब्रीफ ऑफ कंपनी करंट सिचुएशन एंड मार्केट सिचुएशन। देखिए, सिचुएशन आपको मैंने बताया था कि देखनी होती है कि वहाँ पे डेमोग्राफिक क्या है ना, ऐसे ही बाकायदा सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है कि कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है, कौन से फेज़ में है, और मार्केट से सिचुएशन क्या है आपके प्रोडक्ट से, ठीक है। तो मार्केट की समरी, है ना, कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखो, है ना, तो आप जो है कौन से जो है, अगर आपको जो मार्केट की समरी आप जो चूज़ कर रहे हो, आपकी नीश कौन सी है, कौन कौन से आपके टारगेट मार्केट्स होंगे। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो हेल्थ का है, फिटनेस का है, स्पोर्ट्स का है, मार्केट की डेमोग्राफिक्स, हाँ, कि मार्केट में लोग कैसे हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वो आपका जो प्रोडक्ट है क्या वहाँ के लिए सूट करेगा कि नहीं, वो जगह मार्केट के डेमोग्राफिक्स आपने जानने हैं कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट है वो उस जगह के लिए, उस प्लेस के हिसाब से सही है या नहीं, ठीक है। मार्केट में उसकी नीड क्या है, ठीक है, कि उस प्रोडक्ट को वो लोग क्यों परचेज़ करेंगे। मार्केट में उस चीज़ का ट्रेंड है कि नहीं, उसमें कुछ समय किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, हाँ। इसके अलावा मार्केट में ग्रोथ कैसी है उसकी, ठीक है, इंडस्ट्री ग्रोथ उसकी कितनी होगी हर साल के हिसाब से। स्वॉट एनालिसिस अभी आपको बताया मैंने, स्ट्रेंथ आपको देखनी है कि वो प्रोडक्ट में ऐसा क्या अच्छा है जिस जो आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट किस चीज़ में लैक कर रहा है, क्या आपकी वीकनेस है, थ्रेट्स यानी आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कहीं उन कॉम्पिटिटर से आपको आपको जो है क्या क्या थ्रेट्स हैं, ठीक है, यही सारा आपको देखना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होंगी उसके लिए, कंपटीशन आपका कौन कौन है, प्रोडक्ट ऑफरिंग आप क्या क्या ऑफर्स और वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हो, बेनिफिट्स क्या दे रहे हो आप कस्टमर्स को। इसके अलावा कीज़ टू सक्सेस, है ना, यहाँ आपको लगता हो कि हाँ मैं यहाँ पे ये अच्छा कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकता हूँ, है ना, जिससे आपको लगता हो कि मेरा प्रोडक्ट इसकी वजह से सक्सेसफुल रहेगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, ठीक है, कि आप मार्केटिंग कैसे करोगे, प्रमोशन कैसे करोगे,
कंपनी का मिशन क्या है, इसके अलावा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कैसे आप मार्केटिंग करोगे, फाइनेंशियल जो आपका यहाँ पे जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है ना, कि आपको इतने सेल्स या इतना प्रमोशन आपको करना ही करना है। फाइनेंशियल है ना, कि आप इतना पैसा लगाओगे तो आप चाहते हो कि हाँ इतना आपको रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, इसके अलावा अब आते हैं है ना प्रोडक्ट पे। ठीक है, प्रोडक्ट आपका क्या है, प्राइसिंग उसकी, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन, मार्केट रिसर्च। ठीक है, अब प्रोडक्ट आपका क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। उसकी प्राइस आप क्या रख रहे हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी आप कहाँ कहाँ उसको सेल करोगे। ठीक है, कम्युनिकेशंस यानी कहाँ कहाँ आपके कम्युनिकेशन चैनल्स होंगे, कहाँ कहाँ आप उसको एडवर्टाइज़ करोगे, किन किन लोगों से है ना होके वो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, मार्केट में आपने जो रिसर्च की है उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, फाइनेंशियल्स यानी आपके जो कंपनी है ना, उसमें जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उन सब का भी आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ब्रेक ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, ये है ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, अब ब्रेक इवन एनालिसिस में मतलब आप जो है देखोगे यानी कि कौन कौन आपके में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या क्या इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, तो पूरी इसकी एक एनालिटिक्स रिपोर्ट्स आपको तैयार करनी होगी। अब सेल्स आपको देखनी है, उसके अलावा एक्सपेंस देखना है। ठीक है, कि आप इतनी सेल्स कर लोगे, हाँ इतना सेल्स का आपका टारगेट है, इतना एक्सपेंस आएगा उसके लिए। कंट्रोल्स का मतलब कि अभी आप समझ लीजिए कि हाँ आप जो अपना रेवेन्यू अपना खर्च कर रहे हो, ठीक है, उससे कस्टमर अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो उससे आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आई मीन अगर आप देख रहे हो कि आपने इतना पैसा लगाया, ठीक है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करने में, अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज से, तो उस जो है ऐसा ना हो कि अगर आपने जो है वो कोई बजट नहीं बनाया तो आप सिर्फ पैसा खर्च ही करते जा रहे हो, खर्च ही करते जा रहे हो, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो उसके हिसाब को मेंटेन करने के लिए ही कंट्रोल्स। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। अब आते हैं कि हाँ इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले सेक्शन पे, मतलब अब इस प्लान को हमें पूरा रियल लाइफ में उतारना है। ठीक है, अब जो है आपको मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में जब आप उतारोगे तो उसके हिसाब से जो भी आपको चीज़ें वो होंगी। ठीक है, आप जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो अगर आप प्रमोशन वगैरह करोगे है ना, तो ये आ जाएगा इसके अंदर में। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, तो कंटिजेंसी प्लानिंग क्या होता है। कंटिजेंसी प्लानिंग में मतलब देखा जाए तो इमरजेंसी प्लानिंग। मान लो अगर ये वाला मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, तो इसके अलावा मैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या यूज़ करूँगा, तो उसी को कहते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग। ठीक है, तो ये जब आप पूरी रिपोर्ट बना लोगे तो इससे आपका जो लॉस होगा मार्केट में है ना, उसके भी चांसेस कम रहेंगे, प्लस आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं है ना। आपको समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, ऐसे ही आप अपने मार्केट के जो भी मार्केटिंग एनालिसिस आप करते हो, सारी चीज़ें करते हो, अगर आप कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो या आपका क्लाइंट है जिसके जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके बिज़नेस के लिए भी आप ये मार्केटिंग शीट बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।